हे गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे बेलमेंट एंड प्लेजेस। ये आपके सेक्शंस 148 से लेके 180 तक हैं। इसमें बेसिकली आपके जो भी इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे ना, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अब बेलमेंट का क्या मतलब होता है? बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स को किसी और को देना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेशल पर्पस। मतलब एक गुड्स को किसी एक पर्सन किसी और को देता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। और प्लेज क्या होता है? प्लेज मीन्स वहाँ पर भी डिलीवरी ऑफ गुड्स है, लेकिन एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, किसी डेट के पेमेंट के लिए या किसी परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। मतलब कोई प्रॉमिस जो है उसको करवाने के लिए जब हम कुछ गुड्स देते हैं उसे हम प्लेज कहेंगे। तो मतलब इसका क्या हुआ कि जो बेलमेंट है और प्लेज है वो दो डिफरेंट तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन प्लेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। मतलब जब भी कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स, हम क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है तो बेलमेंट भी हो रहा है, प्लेज भी हो रहा है। लेकिन बेलमेंट क्या होगा कि एक स्पेशल पर्पस के लिए भी गुड्स दिए गए हैं, लेकिन प्लेज में सिर्फ अगर हम देते हैं गुड्स अपने एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, बेलमेंट जो है ये वर्ड आपका डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड से, जिसका नाम मतलब है बेलर, विच मीन्स टू डिलीवर या हैंडिंग ओवर या चेंज ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। मतलब कि जब भी गुड्स किसी और को दिए जाएंगे उसको हम बेलमेंट कहेंगे। एवरी प्लेज इज़ अ बेलमेंट बट एवरी बेलमेंट इज़ नॉट अ प्लेज। इसका मतलब कि बेलमेंट एक बड़ा टर्म हो गया और प्लेज जो है उससे एक छोटा टर्म हो गया। अब हम आपका डायरेक्ट बेयर एक्ट में से देखते हैं कि ये बेलमेंट क्या कहता है। सेक्शन 148 बेलमेंट, बेलर, बेली। एक ना बहुत कॉमन सी बात आपको ध्यान रखने की है, आगे हर जगह काम आएगी, कि जो देता है ना उसके आगे ओआर लग जाता है और जो नेक्स्ट पार्टी होती है जिसको देते हैं उसके आगे डबल ई लग जाता है। बेलर, बेली, ऑफरर, ऑफरी, पॉनर, पॉनी। ठीक है, ऐसे ये टर्म्स ना आपको हमेशा याद रहेगा कि बेलर जिसने दिया मतलब ओआर और ई जिसने लिया। ठीक है, अब बेलर, बेली एंड बेलमेंट। अब बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ अ प्रोसेस बाय वन पर्सन टू अनदर। एक बंदे ने दूसरे बंदे को कुछ डिलीवरी दी, किसकी? गुड्स की। किस काम के लिए? फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में। दैट दे शैल आ गया कि वो लोग जो हैं जब पर्पस जो है पूरा हो जाएगा रिटर्न करेंगे उस गुड्स को या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करेंगे जैसा आपको कहा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। मतलब जिस तरह से बेलर डायरेक्ट करेगा उस डायरेक्शंस के हिसाब से बेली जो है उन गुड्स को डिस्पोज ऑफ करेगा। तो जो द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स उसको हम क्या कहेंगे? बेलर। और द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड, मतलब जिसको वो गुड्स दिए गए हैं उसको क्या कहेंगे हम? बेली। इसमें एक एक्सप्लेनेशन है, ये क्या कहती है? इफ़ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजेशन। अब क्या है, मान लो ए है और बी है, ए बेलर हो गया, बी बेली हो गया। ए ने अभी गुड्स दिए, तब तो सिंपल सा फॉर्मूला है। मान लो कुछ गुड्स ऐसे हैं जो बी के ऑलरेडी इन पोजेशन में है, तो उन केसेस में भी ना अगर वो ये कह देता है कि अब मैं तुझे वो गुड्स पर एक स्पेशल पर्पस के लिए दे रहा हूँ, या तेरे पास यार वो घड़ी जो रखी थी ना मेरी उसको तू ठीक कर दे, रखी तो है ही, तब उस टाइम से ना वो जो हो जाएगा बेली बन जाएगा बी आपका। ठीक है, द ओनर बिकम्स द बेलर ऑफ सच गुड्स ऑल्दो दे मे नॉट हैव बीन डिलीवर्ड बाय वे ऑफ बेलमेंट। ये है कि अभी डिलीवर नहीं करा है लेकिन उसकी ऑलरेडी इन पोजेशन में था, ऑलरेडी इन पोजेशन, तो उन केसेस में वो बेलर और बेली हो जाएंगे। तो हम देखते हैं टू एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट क्या हो, कि भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स किसी पर्पस के लिए और रिटर्न होना चाहिए ऑफ गुड्स कि जब वो पर्पस ख़त्म हो जाता है या बेलर के डिस्पोजल पे जैसा उसने कहा। ठीक है, अब ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में ये है कि अभी हमने देखा कि कोई भी जो गुड्स है, जैसे कि अगर कोई गुड जो दिया हुआ है हायर के लिए दिया हुआ है, यूज़ करके जैसे वापस कर देते हैं या किसी भी पर्पस के लिए, या गुड्स दिए हुए रिपेयर के लिए, जैसे मशीन दे दी, घड़ी दे दी, फ्रिज दे दिया, कुछ भी चीज़ हमने रिपेयर के लिए दिया, अपने फ्रेंड को दिया कोई चीज़ यूज़ करने के लिए बिना चार्ज करे, मतलब बिना उससे पैसे लिए, या अपना मान लो गाड़ी दे दी या बुलक कार्ट दे दिया या रेडी दे दी, कुछ भी कैरेज करने के लिए,
गुड्स डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज़, कि भाई बेलर के यूज़ के लिए कोई भी चीज़ दी। तो मतलब जब भी कोई गुड्स हमने किसी को दिया है किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए, जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं आपके, तो उन चीज़ों में हम उसे बेलमेंट कहते हैं। लेकिन अभी हमने क्या देखा कि ये में क्या है कि यही चीज़ जो हम देंगे वही सेम प्रोडक्ट, सेम गुड्स वो हमें रिटर्न करेंगे आफ्टर बेलमेंट इज़ ओवर, मतलब जो स्पेशल पर्पस था वो आपका ओवर हो जाता है। लेकिन अब ये एक्सेप्शंस है कि एक्सेप्शंस क्या कहते हैं, मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक इज़ नॉट बेलमेंट। ऐसे कैसे, हमने तो उधर दिया है अपना सेव करने के लिए दिया है, पर्पस भी हो रहा है, ब्याज लेने के लिए भी दिया है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द बैंकर इज़ नॉट टू रिटर्न द सेम मनी टू द डिपॉजिटर, मतलब जिसने वो पैसा रिटर्न डिपॉजिट किया था, अब मैंने 500 के नोट डिपॉजिट करे, मैं उससे 2000 के नोट भी ले सकती हूँ, क्या वो वही नोट हो गए? नहीं, मैंने 500 के नोट करे, सीरीज़ मेरी थी 1 2 3, और मुझे जब उसने नोट वापस करे वो सीरीज़ थी 10 11 12, सेम तो नहीं थे ना। तो इन केसेस में ये कह रहा है कि बेलमेंट नहीं है, क्योंकि बेलमेंट में सेम प्रोडक्ट ही रिटर्न होता है आपका। लेकिन अब इन केसेस में जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो हम 500 के नोट दे के 2000 का नोट भी ले सकते हैं। जिस सीरीज़ के नोट हमने दिए वो तो मिलेंगे नहीं, वो रखे तो नहीं रखेंगे, नहीं जी फलाने जी के ना ये नोट रखे हैं, जब भी वो लेने आएंगे आज 10 साल 20 साल डीमोनेटाइजेशन हो गया सब कुछ, उन्हें तो यही नोट देने हैं, नहीं ना, आपको दूसरे नोट मिलेंगे। तो इन केसेस में ये बेलमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एजेंट रिसीविंग सम पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट ने कुछ पैसा लिया, अब पैसा लेके उसने घर जाता है और उसकी बीवी कहती है कि कुछ पैसा दो, वो अपनी जेब से निकाल के अपनी बीवी को दे देता है, बीवी खर्चा कर देती है, ठीक है। लेकिन क्या अब वो क्या बोलेगा कि मैं तो बेली बन गया था, ओ शिट मुझे तो यही पैसे देने थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, वो उसको दूसरे पैसे भी दे सकता है कि हाँ भाई अलमारी में रखे हुए कल साहब को जाके पैसे दे देंगे। तो एजेंट अगर ऐसे पैसे रिसीव करता है तो इज़ नॉट अ बेली, बिकॉज ही इज़ ओनली बाउंड टू पे एन इक्विवेलेंट ऑफ इट, कि भाई जो वो लेके आया था सिर्फ वही पैसा देना है, रादर देन एग्जैक्टली द सेम करेंसी, मतलब जो सेम पैसे उसकी जेब में थे किसी और से लिए थे वो ही पैसा वापस करना ज़रूरी नहीं है। अब हम देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ अ बेली, ठीक है। बेली जिसको गुड्स दिए गए हैं तो उसकी क्या ड्यूटी होगी, टू टेक रीजनेबल केयर, मतलब अगर मुझे कोई सामान दे के जाता है उसका ध्यान रखने के लिए या उसे यूज़ करने के लिए, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि यार उसकी ना चीज़ ख़राब ना हो। मैं किसी की गाड़ी या चलाने के लिए लेके आई, मैं सोचूंगी यार इस पर स्क्रैच ना लग जाए, कुछ हो ना, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू टेक केयर ऑफ गुड्स एज हिज ओन गुड्स, या एक प्रूडेंट मैन, समझदार एक रीजनेबल आदमी जिस तरह से उन गुड्स का ध्यान रखेगा उस तरह से उन गुड्स की ध्यान रखने की बेली की ड्यूटी हो जाती है। अगर बेली जो है इस काम में फेल हो जाता है तो उसे कंपनसेशन देनी पड़ेगी जितना उसको वो नुकसान करेगा, उस चीज़ को नुकसान करेगा। लेकिन अगर बेली ने ड्यू केयर करा और अच्छे से ध्यान रखा उन चीज़ों को, तब बेली जो है विल नॉट बी लायबल टू पे कंपनसेशन टू द बेलर। ये आपका सेक्शन 151 और 152 कहता है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स, बेली जो होता है वो अनऑथराइज यूज़ नहीं कर सकता गुड्स का, ठीक है। वो जिस पर्पस के लिए दिया गया है स्पेसिफिक पर्पस, सिर्फ उसी के लिए ही गुड्स को यूज़ कर सकता है या उनको रिपेयर कर सकता है। अगर किसी और पर्पस के लिए वो गुड्स यूज़ करे जाएंगे तो जो बेलमेंट है उसे आप टर्मिनेट कर सकते हो या कंपनसेशन मांग सकते हो, कोई भी अगर डैमेज हुआ होता है गुड्स को तो। नेक्स्ट है आपका ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर्स गुड, एक बेली अपने गुड्स के साथ बेली के गुड जो है बेलर के गुड है उसको मिक्स नहीं कर सकते। मतलब मान लो मेरे पास ए टाइप की चीनी है और बेलर का भी बी टाइप का चीनी आया, उसने कहा मेरे वेयर हाउस में आप ना इसको संभाल के रख लो, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, ये मिक्स हो गई, अब चीनी मिक्स हो गई है। अगर इसमें अब दो कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर मैंने वो चीनी मिक्स करी है विद कंसेंट बेलर की, ठीक है, उस टाइम पे जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी या कुछ भी होगा, देन द इंटरेस्ट इन द मिक्स गुड्स शैल बी शेयर्ड इन प्रपोर्शन, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो दोनों के दोनों आपस में बांट लेंगे अगर विद कंसेंट मिक्सिंग हुई है गुड्स की, मतलब बेलर और बेली के गुड्स की। लेकिन अगर बेली ने किया है विदाउट द कंसेंट, दूसरा केस क्या आ गया, बिना उसकी कंसेंट के, तो उस केस में दो सिचुएशन अराइज होंगी, ठीक है। पहले दो सिचुएशन, फिर अगर बिना कंसेंट के करा तो उनमें दो सिचुएशन।
अब क्या है, गुड्स कैन बी सेपरेटेड और गुड्स कांट बी सेपरेटेड। अब मतलब चीनी दो तरह की मिल गई, वो सेपरेट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मान लो रुई और लोहा मिक्स हो गया, तो रुई और लोहा तो मिक्स अलग कर सकते हैं ना, रुई को अलग और लोहे को अलग। इस केस में कि जब गुड्स जो है सेपरेट हो सकते हैं, तो बेली सारा खर्चा उठाएगा उनको अलग करने का, जो लेबर लगेगी, ठीक है, या कोई और गैजेट लगता है, कुछ भी, उसका खर्चा बेली उठाएगा। एंड इन द लेटर केस, अब दूसरे केस में जब गुड्स कांट बी सेपरेटेड, तो अब तो नुकसान हो गया। अब मान लो बेलर का जो प्रॉपर्टी थी, गुड्स थे, वो अच्छी क्वालिटी के थे, तो अब नुकसान हो गया। इज द लॉस ऑफ अ गुड्स, देयरफॉर बेलर शैल बी एंटाइटल्ड विद डैमेजेस ऑफ सच लॉस। उस केस में बेलर को डैमेजेस मिलने के वो हकदार हो जाता है, ए को उसे डैमेज का पैसा देना पड़ेगा। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ पर्पस, जब एक पर्पस के लिए दिए गई है प्रॉपर्ट गुड्स, तो उसके बाद वो प्रॉपर्टी वापस हो जानी चाहिए या टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है कि अगर कोई गुड्स आपकी पोजेशन में है और उस टाइम उनको कोई प्रॉफिट हो जाता है या इंक्रीज़ हो जाता है, तो बेली की ड्यूटी है वो इंक्रीज़ या प्रॉफिट भी बेलर को वापस करेगा, ठीक है। जैसे कि केस है कि ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी, ए ने अपना काउ को बी की कस्टडी में छोड़ा और वो जो काउ थी उसने एक बच्चा दे दिया। तो अब ये तो नहीं है ना, बी कहेगा ये बच्चा तो उस टाइम आप मुझे दे के नहीं गए थे, अब तो मेरा हो गया। तो इस वजह से, क्योंकि हम इस लॉ से, इस ड्यूटी से बाउंड है, देन बी इज़ ड्यूली बाउंड टू हैंड ओवर द बेल्ड गुड्स अलॉन्ग विद द काउ टू द बेलर। हमें ये एक्रीशन, ये जो हमारा एनहांसमेंट था या प्रॉफिट था या एक काउ, क्योंकि ये भी एक एसेट हो जाता है, बेली की ड्यूटी है बेलर को ये वापस उसे करना पड़ेगा। अब हम राइट्स ऑफ अ बेली देखेंगे। राइट टू रिकवर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा हुआ है उसकी सेफ्टी के लिए बेली वो गुड्स की सेफ्टी के लिए जो भी खर्चा करेगा वो एक्सपेंसेस वो रिकवर कर सकता है। राइट टू रेन्यूमरेशन, कि जो खर्चा हुआ उसके टाइम पर सर्विसेज देने के लिए उसको वो रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर ग्रैटिट्यूस बेलमेंट होती है, प्यार में मोहब्बत में आप किसी को हेल्प करने के लिए करते हो, तो उन केसेस में बेली इज़ नॉट अवॉर्डेड एनी रेन्यूमरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है रिकवर कंपनसेशन, कि अगर कोई भी लॉस होता है बेली को तो वो कंपनसेशन ले सकता है बेलर से। नेक्स्ट है राइट टू लियन। लियन क्या मतलब होता है, एक चीज़ को रखने का हक। बाय दिस वी मीन दैट इफ़ द बेलर फेल्स टू मेक पेमेंट, अगर पेमेंट देने में अड़चन आती है, बेलर आनाकानी करता है, तो उन केसेस में बेली जो है उसके पास एक राइट आ जाता है जिसको हम राइट ऑफ लियन कहते हैं, कि उन गुड्स को वो अपनी पोजेशन में रख सकता है जब तक कि उसका जो खर्चा हुआ उसको वो दिया ना जाए, या टिल द टाइम डेटर ड्यूज आर क्लियर्ड, मतलब जब तक बेलर बेली को उसके काम का पैसा नहीं दे देता तब तक वो उन गुड्स को रख सकता है। मतलब मैं घड़ी लेके बैठी हूँ, मैंने रिपेयर कर दिया है और बेलर मेरे पास आता है कि मेरी घड़ी दे दो, तो मैं उसे घड़ी दूंगी नहीं, क्योंकि जब तक वो मुझे पैसा देगा नहीं, मेरे 100 रुपये लगे 200 रुपये, मैं कैसे ऐसे घड़ी दे दूँ। हम वेट करते हैं ना कि पर्ची लेके आते हो कि भाई आप अपना पैसा भी लेके आओगे तभी हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, कि जब गुड्स बेल हो जाते हैं, मतलब किसी को दे दिए फॉर बेलमेंट और थर्ड पर्सन डिप्राइव कर देती है कि उन गुड्स को तुम यूज़ नहीं कर सकते, बेली को कि भाई यूज़ नहीं कर सकता, मान लो हायर के लिए दिया है, रिस्ट्रिक्शन करने लगता है, हिंड्रेंस करता है, तो उन केसेस में बेली या बेलर एक एक्शन ब्रिंग कर सकते हैं अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, मतलब जिसने आपको उन गुड्स को यूज़ करने से रोका था या परेशान किया था। अभी हमने बेलमेंट देखा, अब हम प्लेज देखेंगे। प्लेज क्या है? प्लेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट, हमने देखा था। तो जो ऑल द एसेंशियल्स जो आपके बेलमेंट में थे वो तो इसमें है ही, उससे अपार्ट क्या है कि जब बेलमेंट हो रहा है बेसिकली, या हम गुड्स दे रहे हैं फॉर सिक्योरिटी, यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए ही प्लेज होता है एज अ सिक्योरिटी। जब भी आप गुड्स देते हो ना, तो उन केसेस में प्लेज कहा जाता है अगेंस्ट पेमेंट, के कोई पेमेंट लेने के लिए या अपने प्रॉमिस को जो पार्टीज़ ने किया था उनको फुलफिल करवाने के लिए, जब किसी गुड्स को दिया जाता है एज अ सिक्योरिटी कि तुम ये रखो ताकि ये काम हो सके, ठीक है, एक कंडीशन टाइप लगा देते हैं, तो उनको हम प्लेज कहते हैं। तो इसमें क्या है, प्लेज का सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स है। जो गुड्स प्लेज होने चाहिए वो एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। देयर शैल बी डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी, डिलीवरी देना ज़रूरी है। अभी बेलमेंट में क्या देखा था कि अगर उसी की पोजेशन में भी होता है तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे बेलमेंट।
नो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, अभी ओनरशिप जो है वहाँ पर उस प्लेज में आपकी ट्रांसफ़र नहीं हुई होती। अब हम डायरेक्ट बेयर एक्ट से इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं। देखिए, बेलमेंट ऑफ प्लेजेस, सेक्शन 172, प्लेज पॉनर पॉनी। अभी हमने क्या देखा था, OR लग जाएगा पहले बंदे को जो देता है और EE लग जाएगा जो लेता है। द बेलमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की जब बेलमेंट होती है एज सिक्योरिटी, ठीक है ना, सिक्योरिटी वर्ड देखना है, किस पर्पस के लिए, फॉर पेमेंट ऑफ डेट, डेट की पेमेंट के लिए, या किसी परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, प्रॉमिस को करवाने के लिए। तो उन केसेस में हम उस गुड्स की बेलमेंट को प्लेज कहते हैं। इसमें क्या हुआ, ये जो बेलर था उसको हम कह देंगे पॉनर, और जो बेली होता है उसे हम कहेंगे पॉनी, ठीक है, OREE। इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा, OR जो देता है और EE जो ले रहा है गुड्स को। अब हम एक बार ना डिफरेंस देखते हैं इन के बीच में क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जैसे बेलमेंट है आपका यहाँ पर और ये प्लेज है। मीनिंग में ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। प्लेज में क्या है, वन पर्सन टू अनदर फॉर पेमेंट ऑफ डेट के लिए, और कैसे, एज सिक्योरिटी। डिफाइंड किस में है, बेलमेंट 148 में, आपका प्लेज है 172 में। पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स, उसको हम बेलर कहेंगे, और या बेली कहेंगे जो रिसीव करता है। इस केस में आपका क्या आ जाएगा, प्लेजर और पॉनर, या जो रिसीव करता है गुड्स उनको हम कहेंगे प्लेजी एंड पॉनी। कंसिडरेशन में क्या है, बेलमेंट में आपका कंसिडरेशन हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे ग्रेटिट्यूस आपका बेलमेंट है, और प्लेज में आपका कंसिडरेशन इज ऑलवेज देयर। नेक्स्ट है राइट टू सेल, तो बेली हैज़ नो राइट टू सेल द गुड्स, ठीक है, वो सेल नहीं कर सकता, बस उन्हें रख सकता है। प्लेज और पॉनी जो है वो गुड्स को सेल कर सकते हैं अगर उनको पैसा नहीं दिया जाता है उनके काम का, या जो परफॉर्मेंस होनी थी पर, क्योंकि वो एज सिक्योरिटी होता है। सिक्योरिटी ये है कि अगर हमारा काम जिसके लिए हमने आए थे कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हारे गुड्स को बेच देंगे। अब यूज़ ऑफ गुड्स क्या है, बेली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकता है। प्लेज और पॉनी में वो एज सिक्योरिटी रखा जाता है, तो गुड्स जो है वो सिर्फ प्लेज हुए हैं, कैन नॉट यूज़ उन गुड्स को। राइट्स ऑफ पॉनी, ठीक है, जिसके पास गुड्स होते हैं उनको वो रिटर्न करने का राइट रखता है, कि जब तक उसकी जो वो डेट था या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस था, अगर वो नहीं होता तब तक जो पॉनी होता है उन गुड्स को रिटेन कर सकता है। या अगर कोई इंटरेस्ट होता है ऑन डेट, वो भी नहीं दिया जाता, या एक्सपेंसेस लगे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो पॉनी उन गुड्स को रिटेन कर सकता है। बट पॉनी कैन नॉट रिटेन गुड्स फॉर एनी अदर डेट, कोई और डेट या प्रॉमिस अदर देन द अग्रीड फॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट। जिस कॉन्ट्रैक्ट, मान लो ए कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ इसमें जो कंडीशंस लगी हैं, जिस पर्पस के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसी के अगेंस्ट वो गुड्स को रख सकता है। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट और था, मान लो 10,000 रुपये यहाँ पर और कुछ बकाया थे किसी और चीज़ के लिए, तो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है उसके अगेंस्ट वो नहीं रख सकता। राइट टू रिकवर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस, जो कोई और अगर खर्चा होता है गुड्स को रखने में, उस चीज़ के लिए भी जो पॉनी होगा वो उन गुड्स को रख सकता है उस पैसा को लेने के लिए। द राइट ऑफ सूट टू प्रोक्योर डेट एंड सेल ऑफ प्लेज्ड गुड्स, मतलब अपना डेट को लेने के लिए या उन गुड्स को बेचने के लिए एक केस कर सकता है पॉनर के अगेंस्ट, ठीक है। जब भी कोई फेलियर होगा पेमेंट को देने का ऑन बिहाफ ऑफ पॉनर टू पॉनी, उन केसेस में पॉनर के पास दो राइट हो जाएंगे, या तो वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स पॉनर के अगेंस्ट, या उन गुड्स को वो बेच सकता है। पहले केस में जब वो इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग्स, तो द पॉनी जो है रिटेन कर लेगा गुड्स अपने पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और कर देगा प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट। इस केस में ही नीड नॉट प्रोवाइड एनी नोटिस ऑफ सच प्रोसीडिंग्स टू द पॉनर। अब नेक्स्ट केस में क्या है, इन द लेटर केस, जब वो गुड्स को सेल करता है उस टाइम में द पॉनी कैन सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस ऑफ सेल, कि भाई मैं तुम्हारे सामान को बेच रहा हूँ, अब तुम देख लो। इफ़ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज़ लेस देन द अमाउंट ड्यू, मतलब कि 100 रुपये बकाए थे लेकिन 50 रुपये ही मिले सिक्योरिटी वाले गुड्स को बेचकर, देन द रेस्ट ऑफ द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम पॉनर। एंड इफ़ द पॉनी गेट्स, लेकिन अगर वो 100 रुपये की लेने थे उससे और उसका जो गुड्स बिका वो 150 रुपये का बिक गया,
देन गेट्स मोर अमाउंट देन द ड्यू अमाउंट, देन सच सरप्लस इज टू बी गिवन बैक टू। तो वो जो 50 रुपये हैं उसका वो राजा नहीं बन गया पौनी, वो 50 रुपये उसे पॉनर को वापस करने पड़ेंगे। फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कॉल, कमेंट या मेल कर सकते हैं। थैंक यू।